हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। डेफिनेशन, कॉज एंड प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, उसका डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, टाइप कौन कौन से होते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं, या फिर उनका मैनेजमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। Intellectual disability is a condition categorized by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social or practical skills. इससे कहने का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल आईडी जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दो चीज़ों में लिमिटेशन आती है। एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या क्या चीज़ आता है, रीजनिंग आता है, हमारा लर्निंग आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। और दूसरा है कंडीशन अडेप्टिव बिहेवियर, जिसमें हमारा एडीएल एक्टिविटीज़ आ गया, यानी एवरी डे का जो एक्टिविटी है, फिर सोशल एक्टिविटी हो गया और प्रैक्टिकल स्किल्स में जो हम करते हैं। ठीक है, इन दो क्षेत्रों में जो है हमें लिमिटेशंस होती हैं, कोई भी कार्य करने में दिक्कत होती है। अब DSM-5 जो है, इसके अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल developmental disorder is a disorder which onset during the development period that includes both intellectual and adaptive functioning deficits in the conceptual, social or practical domains. The following three criteria must be met, यानी इसमें 3 क्राइटेरिया मेंशन किया गया है DSM-5 के अकॉर्डिंग। पहला कौन सा है, डिफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में परेशानी कौन कौन से, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या क्या परेशानियाँ होती है। जैसे रीजनिंग में हमें परेशानी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, प्लानिंग करने में होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोचने में परेशानी होती है, जजमेंट कैसा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, ये सारी चीज़ों की परेशानी होती है हमें। एकेडमिक लर्निंग है, ठीक है, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं उनमें परेशानी होती है। और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस confirmed by both clinical assessment and individualized और standardized इंटेलिजेंट टेस्ट के माध्यम से हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को जान सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें आ जाता है डिफिसिट्स, यानी प्रॉब्लम्स इन adaptive functioning that result in failure to meet developmental and social cultural standard for personal independence पे, अगर पर्सनल लेवल पे अगर किसी का सोशल कल्चरल या डेवलपमेंट जो है नहीं हो पा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहा है विदाउट ऑन गोइंग सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। अडेप्टिव डिफिसिट problems limited functioning in one or more activities of daily life such as communication, मतलब एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हमें लिमिटेशन पाई जाती हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे कम्युनिकेशन करने में या सोशल पार्टिसिपेशन में जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एंड इंडिपेंडेंट लिविंग across multiple environments such as home, school, works and communities, इन सभी क्षेत्रों में अगर कहीं हमें परेशानियों का सामना या डिफिसिट या लिमिटेशंस पाई जाती हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती है। और तीसरा कंडीशन है ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डिफिसिट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। ठीक है, काउजेज, कारण क्या हो सकते हैं इसके, तो जेनेटिक काउजेज भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल काउजेज भी हो सकते हैं। अब जेनेटिक काउजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो उसे डाउन सिंड्रोम होगा, और या फिर फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। एज वेल एज जेनेटिक म्यूटेशन दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होता है।
ठीक है। प्रीनेटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय अगर कोई टॉक्सिन्स ले रहे हैं या इन्फेक्शन हुआ है तब हो सकता है, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स या वायरस जैसे लाइक रूबेला या साइटोमेगालोवायरस, अगर उस समय प्रीनेटल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। पेरीनेटल फैक्टर्स में क्या आता है, जिसमें बर्थ कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे जिसमें कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन के कमी के कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। पोस्टनेटल फैक्टर्स में क्या आ सकता है, इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशंस, हेड इंजरीज, ये कारण हो सकते हैं। अननोन कारण भी हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, ठीक है। अब इसका बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ आईडी, ठीक है। तो प्रीनेटल केयर्स में हम रेगुलर प्रीनेटल केयर्स कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका ध्यान रखना हमें हार्मफुल सब्सटेंस को, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, टोबैको हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए रिड्यूस करने का। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इसके कारण उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग की आवश्यक हमें मदद करेगी जेनेटिक काउंसलिंग करने से, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स और कपल्स दोनों का जो है जेनेटिक कंडीशन है क्या वो ठीक है या नहीं है। साथ ही वैक्सीनेशन, समय पर हमने वैक्सीनेशन लगाई है बच्चे को या नहीं, इम्यूनाइजेशन, जैसे रूबेला इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ आईडी, यानी कि मीजल्स, मम्स, रूबेला या फिर पोलियो का वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लगवाई हैं या नहीं लगवाई हैं। हेड इंजरीज़ भी हो सकती हैं, हेड इंजरीज से बचने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, हेलमेट पहन के रखना है। स्पोर्ट्स चाहे हम खेल रहे हो या फिर बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, उससे बचाव के कारण करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दोनों है, डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़ को हेल्प करती है प्रिवेंट करने में और इम्प्रूव करती है चिल्ड्रंस के आउटकम्स को। साथ ही साथ एजुकेशन और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है फैमिलीज़ को और केयर गिवर्स को, ताकि वो अच्छे से अपने बच्चे को समझ सके और उनके सहायता कर सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ एक्सेस प्रोवाइड कराना या इम्प्रूव करना हेल्थ केयर जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका एक्सेस प्रोवाइड कराना सभी लोगों के लिए, चाहे फैमिलीज़ को सर्विस प्रोवाइड कराना, चाहे वो प्रीनेटल केयर में हो या अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही क्यों ना हो। अगर कोई इंसिडेंस होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए हेल्प करना भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ही कार्य होता है। अब क्लासिफिकेशन या ऑफ आईडी यानी टाइप्स में क्या होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है, दूसरा एजुकेशनल होता है और तीसरा होता है मेडिकल, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट यानी आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, आईक्यू लेवल के ऊपर निर्धारित होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 तरह के होते हैं। माइल्ड आईक्यू जिसका 50 से 69 यानी 50 to 69 होगा, मॉडरेट आईक्यू यानी 35 to 49, सीवियर आईक्यू 20 to 34 और प्रोफाउंड आईक्यू जो बिलो 20 होता है। ये प्रोफाउंड आईक्यू या सीवियर जो आईक्यू होते हैं, वो प्रोफाउंड जो है आईक्यू लेवल के बच्चे जो होते हैं वो टोटली बेड बाउंडेड होंगे कंडीशन में, मतलब फुल्ली सब इंडिपेंडेंट, वो फुली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे या केयर गिवर पे, ठीक है। सीवियर बच्चे जो हैं उनको थोड़ी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, मॉडरेट को भी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है और माइल्ड को भी। एजुकेशनल में 3 प्रकार के होते हैं। एजुकेबल किस लेवल पे आते हैं, एजुकेबल जिनका आईक्यू लेवल 50 to 69 होता है, ठीक है, और वो प्रोग्रेस कर पाते हैं कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्री लेवल तक जा सकते हैं। ट्रेनेबल आईक्यू होता है
ट्रेनेबल किस में आते हैं, जिनका 50 से बिलो होता है IQ लेवल, ठीक है। हु आर स्टिल कैपेबल ऑफ लर्निंग, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख पाते हैं, अदर लिविंग स्किल्स इन अ शेल्टर सेटिंग सच एज ग्रुप होम्स में होते हैं, ठीक है। अपने कार्य को कर सकते हैं किसी की सहायता से लेकर, ये ट्रेनेबल में आ गया। और कस्टोडियल IQ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 या तक होता है। इनमें क्या होता है कि असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है इनको, टोटली बेड बाउंडेड कंडीशन में होते हैं और सरवाइव करते हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड है मेडिकल। मेडिकल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशंस के कारण जो इन्फेक्शन सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि टॉर्च में T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस से बचाव कैसे करना है, ओस्पोर अदर इन्फेक्शंस जैसे मीजल्स मम्स और रूबेला, MMR यानी मीजल्स मम्स रूबेला, ये बीमारी इन्फेक्शंस में हो सकती हैं। R4 रूबेला, C4 साइटोमेगालोवायरस और H4 हर्ब्स, इन सब से बचाव करना है मेडिकल। ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट जैसे में इसमें कौन से हैं, हेड इंजरी और मेंटल स्ट्रेस आ जाते हैं। एक्सरे हो गया, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और न्यूट्रिशन, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ और साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी इसमें आ जाता है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या आती हैं बच्चे को ID में, इसमें डिफ़िकल्टी इन लर्निंग एंड परफॉर्मिंग एकेडमिकली, ठीक है। ID वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए लर्निंग करना और एकेडमिक कोई भी परफॉर्म करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, IEP प्लान तैयार किया जाता है इनके लिए, ठीक है। IEP क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे के लिए एक बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक नीड्स होगी जो बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग गोल्स लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है IEP तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके गोल्स के अनुसार कि 3 महीने के अंदर बच्चे को ये टॉपिक सिखाना है, ठीक है। अब IEP टीम में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर हो गया, अदर प्रोफेशनल्स हो गए। प्रोफेशनल्स में जैसे अगर किसी बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है तो OT वाले होंगे, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है तो ST होंगे, ठीक है। साइकोलॉजी की ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपी वाले बच्चे होंगे, ठीक है। अब उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या होम सर्विस हो। स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है, जिसमें मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स, रिसोर्स रूम्स होते हैं और सेल्फ कंटेन क्लासरूम्स होते हैं। मॉडिफाई करिकुलम को मॉडिफाई करते हैं ताकि बच्चे के लिए आसानी हो समझने में, ठीक है। लेसन प्लान बनाना पड़ता है, मटेरियल्स और को ईज़िली बनाना पड़ता है, और जो भी मटेरियल हो वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, आसानी से मिल जाए, अंडरस्टैंडेबल हो और प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाए। उनको अगर अच्छा किया, उन्होंने कुछ काम अगर बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं तो प्रेज़ करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। गुड बिहेवियर के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, एफर्ट्स डालना चाहिए कि और अच्छे से कर सके और उनका प्रोग्रेस और अच्छे से हो सके, और ताकि जो स्टूडेंट जो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है और लर्निंग दोनों डेवलप हो सके। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या होता है, कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स, यानी कोलैबोरेट करके चले, टीचर्स, पेरेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स एक दूसरे को हेल्प करें ताकि बच्चे के नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके ईजिली, और बच्चे को आसानी से जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं वो सीख सके और इक्वली सपोर्ट प्रोवाइड हो सके और सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। टीचर कैन वर्क विथ पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल विथ टू डेवलप स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए किसी भी एक बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसी नीड्स स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल स्किल्स क्या हो गई, तो
फंक्शनल स्किल्स में आ गए हमारे सेल्फ केयर, मनी मैनेजमेंट, हाउस होल्ड टास्क, ठीक है। ये सारे जो है स्किल्स जो है इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, और ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को मोर इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, ठीक है। हमें कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे चीज़ जो है एक क्लासरूम के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाए। बच्चा हो सकता है फील्ड ट्रिप के माध्यम से सीखे, ठीक है, या जॉब शोइंग, मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं उसको मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एनवायरनमेंट में रह करके बच्चा सीखता है, उसको एनवायरनमेंट को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए ताकि बच्चे का प्रैक्टिकल जो स्किल्स है वो डेवलप हो सके, देख करके बच्चा सीख सके और एक्सपीरियंस ले रियल वर्ल्ड में सेटिंग में, मतलब रियल वर्ल्ड में उसको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देना चाहिए। और साथ ही बच्चे का सोशल स्किल डेवलप होगा और इंटरेक्ट विथ पीयर्स एंड अडल्ट आउटसाइड द क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज़ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कराएं बच्चे से, ताकि बच्चे का जो है इंटरेक्शन बढ़े, सोशल स्किल्स डेवलप हो सके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे जो है हेल्प करते हैं आईडी वाले बच्चों को, ताकि ये इजीली एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेट कर सके अदर्स, और दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। और साथ ही हमें यह इंश्योर करना होगा कि बच्चे का ट्रेनिंग जो है वो ठीक प्रकार से हो रहा है, स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ कर रहे हैं या मेथड जो यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, बच्चे के नीड्स के अनुसार क्या वो फुलफ़िल हो रही है, नहीं हो पा रही है, सपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से यूज़ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इनका भी ध्यान रखना है हमें। सेंसरी अकोमोडेशन भी रखना है साथ में। मान लो किसी बच्चे को कोई हाइपर बच्चा है, कोई हाइपो बच्चा है, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। किसी बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें सेंसरी अकोमोडेशन करना है, ठीक है। टीचर्स कैन प्रोवाइड अकोमोडेशन सच एज रिड्यूसिंग नॉइज़ लेवल्स को कम करना है हमें। सेंसरी टूल्स का प्रयोग करना है ताकि पता चल सके बच्चे को कौन से सेंस में दिक्कत है और किस में उसे सुधारने की आवश्यकता है। टू हेल्प स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल एंड एंगेज इन क्लासरूम, कोशिश करना चाहिए कि बच्चा जो है क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे और एंगेज रहे एक्टिविटीज़ करने में। पर्सन सेंटर प्लानिंग, ये क्या है? ये फैमिली के साथ मिलकर के बनाया जाता है ताकि फैमिली आइडेंटिफाई, और साथ ही फैमिली को बताया जा सकता है कि ये गोल्स हैं, आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग टू द नीड्स, बच्चे के नीड्स के अनुसार जो है गोल्स तैयार करने चाहिए और फैमिली को बताना चाहिए कि इन फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए बच्चे को कैसे किस तरह से संभालना है। और टीचर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करे पेरेंट्स के साथ, और साथ ही डेवलप टू एजुकेशनल प्लान that is tailored to the individual's needs, goals, supports and adulthood and independence, यानी वो अडल्टहुड में भी काम आए और इंडिपेंडेंस, अगर बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसमें भी उसे स्ट्रेटजी बेहतर करने के लिए और अच्छे तरीके से प्री प्लान किया जा सके। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आईडी वाले बच्चे जो हैं उनको मैनेजमेंट कैसे होगा? तो सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें एड्रेस किया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिले है कि नहीं है, उसको प्रोवाइड सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। और साथ ही उसमें कौन सी अगर रिसोर्सेज या सर्विसेज की आवश्यकता है तो कौन कौन सी सर्विसेज बच्चे को प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज कौन कौन सी? थेरेपी, एजुकेशन और अदर सपोर्ट सर्विसेज, ये सारे जो है हेल्प करेंगे, प्रिवेंट करेंगे बच्चे को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं उनको डेवलपमेंट में प्रिवेंट करेंगे और साथ ही मिनिमाइज़ करेंगे, उसके इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास करेंगे।
मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर किसी बच्चे का हेल्थ कंडीशन इन रिस्क है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो वैक्सीनेशन कराएंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग कराएंगे, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में या हर साल भर में उसका मेडिकल चेकअप होना अति आवश्यक है। और साथ ही उनका बैलेंस डाइट कैसा है, ठीक है, वो भी चेक करना है रूटीन में। और मेंटेन गुड हेल्थ, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखे और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको बचाए, इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, जैसे इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में ही डाला जाए, बच्चे इंक्लूसिव स्कूल्स में उनको पढ़ाना चाहिए ताकि सीख सकें पीयर्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ रह के वो भी कुछ नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। और हमेशा उनके लिए एकोमोडेट होना चाहिए, क्लासरूम या डिज़ाइन होना चाहिए, एनवायरनमेंट उनके लिए नीडफुल होना चाहिए, सपोर्ट्स प्रोवाइड हो, साथ ही रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट बन सके खुद। पर्सन सेंटर प्लानिंग, इसमें पर्सन सेंटर प्लानिंग में क्या है कि फैमिलीज आइडेंटिफाइज करती हैं खुद से, ठीक है, प्लानिंग करती हैं, अप्रोच करती हैं, हेल्प करती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड गोल्स ऑफ द सेंटर ऑफ द केयर, यानी कि जो गोल्स निर्धारित करे गए हैं बच्चे के लिए, ठीक है, उसको यह उस गोल्स को कराने के लिए पेरेंट्स जो है बच्चे को हेल्प करते हैं और साथ ही ध्यान भी रखते हैं कि बच्चा वो ठीक से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर किसी बच्चे को बिहेवियर इशू है, ठीक है, तो उसके लिए बिहेवियर इंटरवेंशन जैसे कि रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। उसके मैनेज कैसे हम करें चैलेंज बिहेवियर को, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने का प्रयास करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स। कम्युनिकेशन सपोर्ट में अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड हो गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, ये हेल्प करेंगी। टीचर्स हो गए, केयर गिवर्स हो गए, अदर प्रोफेशनल्स हो गए, फैमिलीज़ हो गई, ये सारे जो है। और साथ ही मोस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ का भी यूज़ होना चाहिए और प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग और सपोर्ट भी प्रोवाइड करानी चाहिए पेरेंट्स को, ताकि कैसे बच्चे को टैकल कर सके या फिर हैंडल कर सके। साथ ही साथ बच्चे को एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि उसका प्रैक्टिकल स्किल जो है वो डेवलप हो सके और अपनी लाइफ को वो इंडिपेंडेंट रूप से जी सके और एम्प्लॉयमेंट ले सके, ठीक है। इसलिए उस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सोशल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि बच्चा जो है सोशली डेवलप हो सके, जब आगे बढ़े तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सके एक दूसरे के प्रति, रिलेशनशिप किसी के साथ भी सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सके, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सके, कोई भी सोसाइटी में कोई पार्टिसिपेशन हो रहा है तो उसमें उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए। एडवोकेसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल विद आईडी एंड देयर फैमिलीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है एडवोकेसी और साथ ही साथ चिल्ड्रंस के लिए भी है। ये इंश्योर करता है या और हेल्प भी करता है साथ में कि बच्चे को रिसोर्स या फैमिलीज़ जो हैं आईडी वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको रिसोर्स प्रोवाइड हो रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है या नहीं, या बच्चे ने कितना गोल अचीव किया है, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना एडवोकेसी का काम, ठीक है। और कम्युनिटी आउटरीच, एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, पॉलिसीज़ जो हैं उसको मिल रही हैं कि नहीं, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उसे कोई भी जो भी गोल्स हैं वो पूरा हो रहा है उसका या नहीं। पॉलिसी रिफॉर्म्स टू प्रमोट इंक्लूज़न, पॉलिसीज़ क्या करती है, इंक्लूज़न की ओर प्रमोट करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को। इन 4 चीज़ों का बेहद खास ध्यान रखना, जैसे साइकोलॉजिकल हो गया, जैसे माइल्ड आईक्यू, इनके लिए अलग अलग
कैटेगरीज भी हैं, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, ये टाइप्स में आ जाते हैं। प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया, काउजेस पढ़ लिए हमने, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेन 2 ही चीज़ें हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर। ये 2 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया गया है। थैंक यू सो मच।